हेलो दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड्स एपिसोड 24 के बारे में आज बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यूं, आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... अब मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस शिष्य के रूप में अपनी पहचान नहीं छोड़ूंगा। जहां तक पैलेस प्रमुख किन और वरिष्ठ बहन युआनबा की बात है, कृपया उन्हें अपना निर्णय बताने में मेरी मदद करें। आधे साल बाद मैं वापस आऊंगा। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा, अपना सारा सामान लेकर, और लैन ज़ुएरुओ द्वारा उसे नम आंखों के साथ विदा करने के बाद युनचे चुपचाप ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस, साथ ही ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से निकल गया। आपने इतना अचानक निर्णय क्यों लिया? उसके पीछे छोटी परी की क्षणभंगुर, ठंडी और शांत आवाज गूंज रही थी। छोटी परी ने एक बार फिर उससे बातचीत करने की पहल की, जिससे यूनचे के दिल को राहत महसूस हुई। ये वास्तव में अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। पिछले 2 दिनों में मेरे मन में कई बार जाने का विचार आया। हालांकि उसके मन में जाने का विचार था, लेकिन वह बेहद झिझक रहा था। वह निश्चित रूप से लिटिल परी को यह नहीं बताएगा कि क्यों उसने अचानक ऐसी निर्णायक स्थिति बना ली। वह घोषणा उसके द्वारा जिया क्यून्यू के बारे में की गई थी, जिसने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया था। फिर आपने कहाँ जाने का फैसला किया है? यूचे ने उत्तर पूर्व की ओर देखा और धीरे से कहा, वह स्थान जहाँ बड़े पैमाने पर भयानक जानवर रहते हैं। मौत की बंजर भूमि जो 950 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्या? मौत की बंजर भूमि नाम वास्तव में छोटी परी को भी, जिसकी ताकत सम्राट गहन क्षेत्र से आधा कदम दूर थी, उसकी आवाज में सदमे के संकेत रखने में सक्षम था। आप वास्तव में वहां प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं? उस स्थान को गहन प्राणियों के लिए स्वर्ग और साधकों के लिए नरक कहा गया है। हर साल वहां अनगिनत अभ्यासकर्ता मर जाते हैं। मुझे पता है। मैंने इसके बारे में अपने दादाजी से सुना है जब मैं वास्तव में छोटा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे इसमें कदम रखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि पूरे ब्लू विंड एम्पायर में प्रशिक्षण के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, यूचे ने शांति से कहा। जब आपने पहले ही एक गंतव्य तय कर लिया है, तो आपने उसे क्यों नहीं बताया? यूनचे ने हल्की सी आह भरी। मौत की बंजर भूमि ब्लू विंड साम्राज्य के 3 सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। इसके भीतर रहने वाले गहरे जानवरों की संख्या 10,000 जानवर पर्वत श्रृंखला से कम 100 गुना अधिक है। अगर मैं उसे ये बताऊं, तो वह निश्चित रूप से हर दिन और रात मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करेगी, और उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी और भूख कम हो जाएगी, कहा। यूनचे ने अपनी पीठ पर भारी तलवार रखी। उसने पहले खरीदा हुआ नक्शा निकाला और उस पर नजर डाली। जैसे कि वह उड़ रहा था, वह उत्तर की ओर तेजी से दौड़ा और तेजी से सड़क के अंत में गायब हो गया, और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को, जो छाया से हलचलों से घिर रहा था, बहुत पीछे छोड़ गया। वह अहंकारी था, परंतु अंधा नहीं था। एक अस्थायी वापसी, ये सब पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर लौटने के लिए। 10 दिन बाद, मौत की बंजर भूमि ब्लू विंड साम्राज्य के उन क्षेत्रों में से एक थी जिसकी खतरनाक और क्रूर होने की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा थी। 950 किलोमीटर लंबे और 800 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में अनगिनत गहरे जानवर बंजर भूमि में घूमते हैं, और ये गहरे जानवर ज्यादातर जंगली और क्रूर थे। इसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ गहरे जानवरों की इसकी घनी आबादी बड़ी संख्या में अभ्यासकर्ताओं और खजाना शिकारियों को आकर्षित करती है। हालांकि हर साल क्षेत्र में चिकित्सकों की मृत्यु की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। इसलिए इस जगह का नाम मौत की बंजर भूमि रखा गया। रात के साफ आसमान में चमकता हुआ चांद ऊपर लटक रहा था।
जिसने मौत की बंजर भूमि के निकटतम शहर को एक उत्कृष्ट वातावरण से ढक दिया था। दूर से, एक के बाद एक, गहरे जानवरों की दहाड़ें लगातार सुनी जा सकती थीं। शहर में स्थित अनगिनत सराय चारों ओर से अभ्यासियों से भरी हुई थीं। मौत की बंजर भूमि शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी, और सराय में सभी मेहमान वे लोग थे जो मौत की बंजर भूमि को चुनौती देना चाहते थे। रात के आकाश के नीचे, भव्य वातावरण से आकर्षित होकर, एक शांत दिखने वाला युवक अपनी पीठ पर भारी तलवार लेकर धीरे धीरे चल रहा था। आखिरकार मैं यहाँ हूँ, सराय की खिड़कियों से चमकती रोशनी को देखकर और दूर से आ रही भयंकर जानवरों की डरावनी दहाड़ें सुनकर युवक रुक गया और दूर की ओर देखने लगा और खुद से बुदबुदाया। युनचे ने रहने के लिए बेतरतीब ढंग से एक गेस्ट हाउस चुना, लेकिन वह सोने नहीं गया, बल्कि वह बिस्तर पर बैठ गया और आखिरी ड्रैगन ब्लड पैलेट अपने मुंह में डाल लिया। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से यहाँ तक की यात्रा के दौरान वह पहले ही 2 ड्रैगन ब्लड पैलेट्स खा चुका था। प्रत्येक गोली के शोधन और अवशोषण में लगभग 1 या 2 दिन लग गए, लेकिन लिटिल फेयरी की छाया से सुरक्षा के कारण उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जैसे ही ड्रैगन ब्लड पैलेट उसके शरीर में घुसा, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में अचानक आग का गोला फूट गया हो। युनचे का चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन बुद्ध के महान मार्ग के संचालन के तहत ये प्रतिक्रिया आधे पौन घंटे तक भी नहीं चली, जब तक कि उनकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं हो गई और उनका स्वभाव स्थिर नहीं हो गया। बेशक, सम्राट प्रोफाउंड फ्लेम ड्रैगन के खून की 4 बूंदें संभवतः पौराणिक फीनिक्स के खून से मेल नहीं खा सकती। हालांकि, जब फ्लेम ड्रैगन का खून शरीर में प्रवेश करता है, तो ये फीनिक्स के खून से कहीं अधिक खतरनाक होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि फीनिक्स का रक्त केवल एक व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं में ही मिश्रित होता था, और समाप्त होने के बजाय शरीर के भीतर रक्त वाहिकाओं का एक हिस्सा बन जाता था। युनचे की क्षमताओं के साथ इसे पूरी तरह से नष्ट करना बिल्कुल असंभव होगा फीनिक्स का खून। लेकिन फ्लेम ड्रैगन के खून के साथ स्थिति अलग थी। इसे परिष्कृत करना था, और इसके भीतर मौजूद शक्ति को युनचे की शक्ति में बदलना था। परिष्कृत करने के बाद ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये प्रक्रिया फीनिक्स के रक्त के सम्लन से कहीं अधिक कठिन और खतरनाक थी। इसलिए युनचे को इसे परिष्कृत करने का साहस करने से पहले इसे एक औषधीय गोली में एकीकृत करना होगा, जिससे इसे और अधिक कोमल बनाया जा सके। बर्फीले अरोरा की एक लहर बही, और छोटी परी चुपचाप युनचे के सामने प्रकट हो गई। उसकी शांत अभिव्यक्ति देखकर उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। उसने पहले व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन ब्लड पैलेट की जांच की थी। इसमें शुद्ध एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन रक्त और इसकी कम से कम 4 बूंदें थीं। भले ही इसे एक औषधीय गोली में समाहित कर लिया गया था, और ड्रैगन के रक्त के भीतर मौजूद ऊर्जा बहुत नर्म हो गई थी। इसे परिष्कृत करने के लिए कम से कम आत्मा के गहरे क्षेत्र में गहरी ताकत होनी चाहिए। अगर ट्रू प्रोफाउंड दायरे में किसी ने इसे जबरदस्ती उपभोग करने की कोशिश की, तो ये बड़े खतरे के साथ होगा। हालांकि, युनचे ने लगातार 3 ड्रैगन ब्लड पैलेट्स लिए थे, और प्रत्येक शोधन अतुलनीय रूप से सफल रहा था। इनमें से एक भी अवसर बहुत अधिक पीड़ा या संघर्ष वाला नहीं था, और पूरी प्रक्रिया शांत थी और सफलता के साथ पूरी हुई। इससे उसके हृदय पर आश्चर्य हुआ। जब युनचे खत्म हुआ, तब तक तीसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। हालांकि, आंखें खोलने के बाद उसे भूख लगने की बजाय केवल हल्कापन और ताजगी महसूस हुई। 3 ड्रैगन ब्लड पैलेट्स के शोधन के बाद उसकी गहन शक्ति पहले ही ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 4थे स्तर के शिखर तक बढ़ गई थी।
और वह 5वें स्तर में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर था। इन 3 ड्रैगन ब्लड पैलेट्स से उसे जो लाभ हुआ, वह न केवल गहन शक्ति में वृद्धि थी, बल्कि उसके शरीर और मेरिडियन में भी पर्याप्त मजबूती थी। एक गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पैलेट और 3 ड्रैगन ब्लड पैलेट्स की मदद से यू चे की गहन ऊर्जा आधे महीने के भीतर लगातार 2 स्तरों तक बढ़ गई थी। हालांकि औषधीय छर्रों से समर्थन प्राप्त करना सबसे तेज तरीका था, यह एक बड़ा कदाचार भी था, क्योंकि इससे उनकी गहन शक्ति अस्थिर हो गई थी। आखिरकार, गहन शक्ति में 2 पूर्ण स्तरों की यह अचानक वृद्धि नियमित अभ्यास के कारण नहीं थी। स्थिरता प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में युद्ध की आवश्यकता थी। युन चे अतिथि कक्ष से बाहर निकला और पर्याप्त राशन खरीदा। जब दुकानदार ने उसकी उंगली पर बैंगनी रंग की स्थानिक अंगूठी देखी, तो वह काफी देर तक झिझका, लेकिन इतना साहस जुटाया कि उसने धीरे से पूछा, युवक, क्या आप भी एक अभ्यासी हैं जो मौत की बंजर भूमि में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं? हाँ, यू चे ने देखा कि दुकानदार की आंखों में दयालुता झलक रही थी। पता नहीं दुकानदार के पास मेरे लिए कोई सलाह है या नहीं। हे, दुकानदार ने उसे आकार दिया और प्रशंसा की, इतनी कम उम्र में पहले से ही सच्चे गहन क्षेत्र की गहन शक्ति का होना, ये वास्तव में प्रभावशाली है। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, आप किसी बड़े कुल से होंगे, या शायद किसी बड़े संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य होंगे, और आपकी पोशाक से, साथ ही आपकी उंगली पर बैंगनी स्थानिक अंगूठी से, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसके पास पैसे की कमी है, इसलिए आप निश्चित रूप से पैसे के लिए खजाना खोजने के लिए यहाँ नहीं हैं। यू चे ने अपनी उंगली पर बैंगनी स्थानिक अंगूठी पर एक नजर डाली, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। उसके शरीर के भीतर स्काई पॉइजन पल के साथ उसे स्थानिक छल्लों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। उसने केवल ये बैंगनी रंग की स्थानिक अंगूठी पहनी थी जो उसने दूसरों की आंखों पर पर्दा डालने के लिए फेंग बाई के हाथ से ली थी। लेकिन दुकानदार ने आसपास के लोगों पर नजर डाली और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जो लोग मौत की बंजर भूमि में आते हैं, उनमें ईमानदार लोगों के साथ बदमाश भी शामिल होते हैं। उनमें से कुछ प्रशिक्षण के लिए आते हैं और अन्य पैसे के लिए आते हैं। वे न केवल अपने लाभ के लिए गंभीर जानवरों को मारते हैं, बल्कि वे मृत्यु की बंजर भूमि में प्रवेश करने वाले अभ्यासियों को भी मारते हैं। आपकी उंगली पर बैंगनी स्थानिक अंगूठी बहुत ही आकर्षक है। आप आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, आप युवा हैं और अकेले यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। मेरा सुझाव है कि आप वह अंगूठी उतार दें, एक फटा हुआ बैग ले जाएं, और अधिक सामान्य रूप से कपड़े पहनें। कम से कम इस तरह आप उन लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे जो लालची हैं। दुकानदार के शब्दों के कारण युन चे ने अपना सिर हिलाया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, समझ गया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा, यद्यपि आपकी गहन शक्ति कमजोर नहीं है, मृत्यु की बंजर भूमि में गहन जानवरों की शक्ति और संख्या आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। आसपास के 50 किलोमीटर में, ये सभी नवजात गहरे जानवर और सच्चे गहरे जानवर हैं। 50 किलोमीटर से आगे, स्पिरिट प्रोफाउंड बीस्ट्स भी अक्सर दिखाई देंगे। आप जितना आगे यात्रा करेंगे, गहरे जानवर की ताकत उतनी ही अधिक होगी। यद्यपि गहन जानवरों का यह वितरण विशिष्ट है, यह निश्चित रूप से पूर्ण नहीं है। 50 किलोमीटर के भीतर स्पिरिट प्रोफाउंड जानवर भी अक्सर दिखाई देंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि 25 किलोमीटर से अधिक न जाएं। प्रशिक्षण आपके लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए है, इसलिए आपको अपना जीवन समीकरण में नहीं डालना चाहिए।
ऐसे बहुत से अभ्यासी हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया और मृत्यु की बंजर भूमि से कभी नहीं लौटे। निश्चिंत रहें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। यूचे ने दुकानदार को धन्यवाद दिया, गेस्ट हाउस छोड़ दिया और बंजर भूमि की ओर चल दिया। पूरे रास्ते में उसकी पीठ पर बंधी विशाल तलवार के कारण उसने दूसरों को बहुत आकर्षित किया। हजारों हथियारों के बीच सम्राट के रूप में बड़ी संख्या में अभ्यासकर्ताओं द्वारा तलवारों का उपयोग किया जाता था, और जो लोग अपनी पीठ पर तलवारें बांधकर यात्रा करते थे वे भी कम नहीं थे। हालांकि वास्तव में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो इतनी बड़ी तलवार रखते थे। आधे घंटे बाद यूचे ने आधिकारिक तौर पर मौत की बंजर भूमि के क्षेत्र में प्रवेश किया। बंजर भूमि एक ऐसी भूमि जिसे जंगली होने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ हवा की सुनसान आवाज भयानक संकेत दे रही थी। दूर से आने वाले भयंकर जानवरों की लगातार चीखों ने किसी का भी दिल दहला दिया। दूर से पूरी बंजर भूमि सूखी, मुरझाई हुई घास से भर गई थी। ऊबड़ खाबड़ इलाके में चट्टानें फैली हुई थीं, और सीमा को केवल एक नज़र से नहीं देखा जा सकता था। समूहों में एकत्रित अभ्यासकर्ताओं की छाया धुंधली देखी जा सकती थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो यूचे की तरह अकेले आए थे, कम से कम उसकी दृष्टि के क्षेत्र में केवल वही अकेला था। उसके सामने बर्फ की एक लहर तैर रही थी और लिटिल परी का अमर शरीर ऊपर से यूचे के सामने उतरने के लिए तैर रहा था, और उसने ठंड से पूछा, आप अगले आधे साल तक यहाँ रहना चाहते हैं? सही, यूचे ने सिर हिलाया। इससे बेहतर कोई प्रशिक्षण स्थान नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं मृत्यु के इस स्थान में कितनी गहराई तक जा सकता हूँ, जिसका उल्लेख होते ही हर किसी के हाव भाव बदल जाते हैं। उसने छोटी परी की ओर देखा और अचानक कहा, छोटी परी, क्या तुम मेरे पीछे आने को तैयार नहीं हो? वास्तव में मैं इस तरह की जगह पर कदम नहीं रखना चाहता, लेकिन चूंकि मैं 3 महीने तक आपकी रक्षा करने के लिए सहमत हुआ हूँ, इसलिए मैं यह अवश्य करूँगा। मैं इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा कि आपका एक कनिष्ठ मुझ पर से विश्वास उठ जाए। उसकी नर्म, स्पष्ट और ठंडी आवाज सुनाई दी, और छोटी परी पहले से ही तैर रही थी। पलक झपकते ही वह यूचे की नजरों से ओझल हो गई थी। जूनियर, यूचे ने अवाक होकर अपने मुंह के कोने को रगड़ा। ये जवान भाई, क्या तुम अकेले हो? यूचे के पीछे कुछ आशंकित आवाज आई। यूचे ने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 1 दर्जन लोगों का एक छोटा सा समूह उसकी ओर देख रहा था। जो बोल रहा था वह बिल्कुल वही था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। ये 10 या उससे अधिक लोग बहुत छोटे थे। सबसे बड़ा केवल 24 या 5 वर्ष का था। उनकी गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के अंतिम चरणों से लेकर सच्चे गहन क्षेत्र के शुरुआती चरणों तक थी। वहां चेहरों पर उत्साह और घबराहट के भाव एक साथ प्रकट हो रहे थे। ये स्पष्ट था कि यह उनका पहली बार मृत्यु की बंजर भूमि में प्रवेश था। यूचे को पलटते देख चिल्लाने वाले व्यक्ति ने कहा, यदि आप अपने दम पर हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं आते? जब बहुत से लोग एक साथ होते हैं, चाहे वह गंभीर जानवरों का सामना करना हो या बुरे लोगों का, हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। ये ज्यादा सुरक्षित होगा। यदि हमें कोई कीमती बूंद मिलती है, तो उसे भी बिना किसी पूर्वाग्रह के समान रूप से विभाजित किया जाएगा। वे यूचे को इतने बड़े पैमाने पर आमंत्रित कर रहे थे, इसका स्पष्ट कारण ये था कि यूचे की गहन ताकत ट्रू प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर पर थी। यूचे ने पीछे मुड़कर उदासीनता से कहा, कोई जरूरत नहीं है। इस पर वह बंजर भूमि की गहराई की ओर बढ़ते हुए अपने आप आगे बढ़ने लगा। टीच,
वह वास्तव में अकेले मौत की बंजर भूमि में प्रवेश करने का साहस करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर साल इतने सारे लोग वहां मर जाते हैं। समूह के भीतर एक युवक जिसकी पीठ पर लंबी तलवार बंधी हुई थी, धीरे धीरे बात कर रहा था। वह अधिकतम 17 या 18 वर्ष का दिखता है, लेकिन वास्तव में उसने सच्चे गहन क्षेत्र का चौथा स्तर प्राप्त कर लिया है। वह किसी बड़े संप्रदाय का व्यक्ति होना चाहिए, है ना? तो क्या हुआ अगर वह एक बड़े संप्रदाय से है? मृत्यु की इस बंजर भूमि में क्या भयानक जानवर और दुष्ट लोग जो उसे मार डालेंगे, उन्हें इसकी परवाह होगी कि वह कहाँ पैदा हुआ था? जितना अधिक वह किसी बड़े संप्रदाय में एक बड़े परिवार में पैदा हुआ है, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह बड़ी मात्रा में गहन सिक्के, औषधि, कीमती हथियार और इसी तरह की चीजें ले जाएगा। इसलिए अधिक संभावना है कि वह उन बुरे लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। मुझे यकीन है कि वह सूर्यास्त तक नहीं टिकेगा। ठीक है। दूसरों के काम पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। 20 लोगों को इकट्ठा करने के बाद हम निकलेंगे। जैसे जैसे युन चे आगे बढ़े, उन्हें लगातार 3 समूह मिले जो उन्हें अपने साहसिक समूहों में आमंत्रित करना चाहते थे, जिनमें से एक छोटे पैमाने की भाड़े की सेना भी थी। फिर भी उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर अभी भी सब कुछ बिल्कुल शांत था। 1.5 किलोमीटर के बाद युनचे, जो अभी भी चल रहा था, अचानक उसकी नजर रुक गई क्योंकि उसकी नजर दाईं ओर गई। इस समय उसके दाहिनी ओर के काले पत्थर के पीछे, जो ऊंचाई में 2 लोगों के बराबर था, एक भूरे रंग की छाया क्रूर चीख के साथ बाहर निकली। उसने खुद को उस पर फेंक दिया, क्योंकि उसके भयानक तेज पंजों से ठंडी रोशनी निकल रही थी। आश्चर्यजनक रूप से, ये केवल निम्न स्तर का गहरा जानवर था। जंगली भेड़िया, तुम मौत की तलाश में हो? युनचे अपने मूल स्थान पर स्थिर खड़ा था। जैसे ही जंगली भेड़िया उस पर झपटा, उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ की हथेली को जंगली भेड़िए के सिर पर मारा। केवल एक स्नैप की आवाज के साथ वाइल्ड वुल्फ की गर्दन तुरंत कुचल दी गई। खून जमा देने वाली चीखों के बीच एक थप्पड़ के साथ दूर तक उड़ा दिए जाने के बाद, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप गया और फिर शांत हो गया। काले पत्थर के पीछे एक और जंगली भेड़िया जो उसकी ओर बढ़ने ही वाला था, ऐसा लग रहा था जैसे वह भयभीत हो गया हो, क्योंकि वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गया और उसके शरीर के सभी बाल सुइयों की तरह खड़े हो गए। तुरंत उसने भेड़िया गीत गाते हुए अपना सिर ऊंचा उठाया और लंबी चीख के साथ अपनी गर्दन घुमाई। तुरंत चारों ओर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और कुछ ही समय बाद लगभग 10 जंगली भेड़िए सभी दिशाओं से दौड़ते हुए सीधे युनचे पर झपट पड़े। युनचे की अभिव्यक्ति नहीं बदली, बल्कि उसने इन जंगली भेड़ियों को अपनी ओर झपटने की अनुमति दी, जिसके बाद उसके अंग एक साथ बाहर आ गए जैसे फीनिक्स की आग हवा में नृत्य कर रही थी। जब भी ये जंगली भेड़िए उसकी मुट्ठी, पैर या फीनिक्स फ्लेम के संपर्क में आते, तो वे सभी एक पल में नष्ट हो जाते। एक पल के लिए भेड़ियों के शव सभी दिशाओं में उड़ गए और कड़वे रोने की लहरें लगातार गूंजती रहीं। कुछ ही समय में 1 दर्जन से अधिक भेड़िए युनचे के चारों ओर अस्त व्यस्त होकर गिर पड़े और सभी प्रकार के विकृत टूटे फूटे भेड़ियों के शव बन गए। बहुत कमजोर। इस तरह की जगह से कोई अनुभव प्राप्त करना असंभव है। मैं केवल अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। युनचे ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से ताली बजाई, सामने छायादार जंगल को देखते हुए। उसने अपने कदम तेज कर दिए और मौत की बंजर भूमि की गहराई में चला गया। आसपास के 15 किलोमीटर में
मूल रूप से केवल नवजात गहरे जानवर थे। यूचे के 15 किलोमीटर अंदर जाने के बाद बिखरे हुए या समूहीकृत सच्चे गहरे जानवर उसकी दृष्टि में दिखाई देने लगे। भूभाग भी असमान हो गया क्योंकि सभी प्रकार के मृत पेड़ और निचले टीले तेजी से घने हो गए। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, यहाँ के गहरे जानवर स्वभाव से बेहद उन्मादी थे। अगर वे किसी इंसान को देखते तो उस पर झपट पड़ते और उस पर हमला कर देते, जैसे कि वे दुश्मन हों जो कभी भी एक ही आसमान के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। वे सभी जिनसे वह शुरू में मिला था निम्न स्तर के सच्चे गहरे जानवर थे और वे यूचे के लक्ष्य नहीं थे। इसलिए अपनी यात्रा के दौरान उसने उन लोगों से परहेज किया जिनसे वह बच सकता था और उन लोगों का निपटान किया जिनसे वह बच नहीं सकता था। इस तरह वह बिना किसी खतरे और आश्चर्य के आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह सूखे काले जंगल के एक छोटे से विस्तार से गुजर रहा था, अचानक सामने से लड़ाई की आवाजें और इंसानों की आवाजें आईं, साथ में गहरे जानवरों की क्रोधित चीखें भी सुनाई दीं। जूनियर ब्रदर डिंग, जल्दी से इसके भागने का रास्ता बंद करो। इसे भागने मत दो, यह अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। इसे आसानी से लेना शुरू मत करो। कनिष्ठ बहन म्यू, जल्दी से पीछे हटो। यह उन्मत्त होने वाला है और इससे आपको नुकसान होगा। यूचे काले जंगल से बाहर चला गया और कुछ ही दूरी पर 4 लोग एक गहरे जानवर को घेर रहे थे। गहरे जानवर का निर्माण तुलनात्मक रूप से बड़ा था और उसका पूरा शरीर बख्तरबंद तराजू से ढका हुआ था। उसके सिर से एक नुकीला सींग निकला हुआ है और उसकी प्रभावशाली हवा से देखते हुए यह एक उच्च स्तरीय सच्चा गहरा जानवर होना चाहिए। जो 4 लोग मिलकर उस पर हमला कर रहे थे वो सभी बहुत छोटे थे। वहाँ 3 नर और 1 मादा थी। सबसे बुजुर्ग लगभग 23 वर्ष का और ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर के आसपास प्रतीत होता है। अन्य 2 पुरुष भी 20 वर्ष से थोड़े अधिक उम्र के प्रतीत होते थे और उनकी गहन शक्तियां सच्चे गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थीं। जिस युवा महिला को जूनियर सिस्टर म्यू कहा जाता था, उसकी उम्र यूनचे के समान थी और वह केवल 17 या 18 वर्ष की लगती थी। उसकी गहन शक्ति भी सबसे कमजोर थी। उसने अभी-अभी सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश किया था। जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को संबोधित किया, उससे पता चलता है कि वे एक ही संप्रदाय से हैं। उनकी उम्र भी उनकी गहन शक्ति की खेती से मेल खाती थी। वे जिस संप्रदाय से संबंधित हैं वह भी काफी शक्तिशाली होना चाहिए। इसे कम से कम एक विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहिए, अन्यथा वे केवल 4 लोगों के साथ इतनी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। चूंकि उस युवा महिला की गहरी ताकत सबसे कमजोर थी, वह अन्य 3 द्वारा संरक्षित थी, पीछे खड़ी थी और केवल सबसे सुरक्षित परिस्थितियों में ही कभी-कभी हमले में शामिल होती थी। घिरे हुए एक सींग वाले जानवर के पास मोटा मांस, खुरदरी त्वचा और बख्तरबंद तराजू की सुरक्षा थी। फिर भी ये ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 4 गहन चिकित्सकों के संयुक्त हमले के खिलाफ सहन नहीं कर सका। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से एक ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर का एक मजबूत प्राणी था। उसका शरीर पहले से ही खून और घावों से लथपथ था और उसके जवाबी हमले कमजोर होते जा रहे थे। अंततः इसने सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई करना छोड़ दिया और भागने की कोशिश में संघर्ष किया।
हम्फ, दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पवन बादल तलवार का प्रहार लो। एक विस्फोटक दहाड़ के साथ सबसे बड़ा युवक चिल्लाया और हवा में उछल पड़ा। उसके हाथों में मौजूद लंबी तलवार ने तलवार के बल की एक भयंकर लहर छोड़ी और एक सींग वाले जानवर को, जो भागने की कोशिश कर रहा था, अपने अंगों को ऊपर की ओर करके जमीन पर गिरा दिया। उतरने के बाद वह फिर से आगे बढ़ा जैसे धनुष की प्रत्यंचा से कोई तीर छूट गया हो। उसकी लंबी तलवार बेरहमी से आगे की ओर चुभ गई और एक सींग वाले जानवर के गले में एक सीधी रेखा में आर पार हो गई। एक सींग वाले पशु ने दुख भरी दहाड़ लगाई। कुछ देर तक उसके शरीर में ऐंठन होने के बाद हरकत का कोई संकेत नहीं रह गया। बहुत खूब, वरिष्ठ भाई सूर्य, आप बहुत अद्भुत हैं। इतना क्रूर जानवर भी आपके केवल 2 या 3 हमलों से ही पराजित हो गया। जिस युवती को जूनियर सिस्टर म्यू कहा जाता था, उसका नाम म्यू शियाओलिंग था। जैसे ही उसने गिरे हुए एक सींग वाले जानवर को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा प्रशंसा से भर गया। जिसने एक सींग वाले जानवर को चाकू मारकर हत्या कर दी थी, उसका नाम सुन झोउ था। वह चारों में सबसे उम्रदराज था और सबसे अधिक खेती वाला भी था। मु जियाओलिन की बातें सुनकर वह हंसा और बोला, जूनियर सिस्टर मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूँ, ऐसा है कि यह गहरा जानवर बहुत कमजोर था। जूनियर सिस्टर की प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा है। जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तो तुम निश्चित रूप से इस एक सींग वाले जानवर को मेरी तुलना में कहीं अधिक तेजी से परास्त करने में सक्षम हो जाओगे। उसके शब्द विनम्र लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि के संकेत झलक रहे थे। उन्होंने अन्य 2 को निर्देश दिया, जूनियर ब्रदर डिंग, जूनियर ब्रदर हान। इसके गहन मूल को निकालो। जूनियर ब्रदर डिंग और जूनियर ब्रदर हान तेजी से आगे बढ़े और एक सींग वाले जानवर के शव को काट दिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने बहुत अनुभव के साथ गहन मूल को बाहर निकाला। एमेन, इस गहन कोर सहित इस बार हमारा मिशन अन्य 13 ट्रू प्रोफाउंड बीस्ट के गहन कोर के साथ पूरा होगा। मेरा मानना है कि इस बार हम इस मिशन को पूरा करने वाला पहला समूह बनने के लिए बाध्य हैं। मास्टर अवश्य हमारी बहुत प्रशंसा करेंगे, गहरे मर्म को समझते हुए। सन झोउ ने गर्व से भरे चेहरे के साथ बात की। दोनों कनिष्ठ भाई तुरंत ऊपर गए और कहा, ये सब इसलिए था क्योंकि वरिष्ठ भाई सूर्य बहादुर और शक्तिशाली हैं। अन्यथा 3 दिन का समय और मिलने पर भी हम कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सीनियर ब्रदर सन के साथ समूहबद्ध किया गया। वरिष्ठ भाई सुन ने सिर हिलाया और गर्व से भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे संयुक्त प्रयासों का फल था। दोनों कनिष्ठ भाई अभी छोटे हैं। आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी तुलना में कम नहीं होंगी। ओह! इस समय सन झोउ ने अचानक युनचे को देखा, जो सूखे अंधेरे जंगल से उनकी ओर चल रहा था। उसने मूल रूप से केवल एक ही छायाचित्र देखा था जो अकेले भी सामने आया था, इसलिए उसका दिल तुरंत सतर्क हो गया। क्योंकि जिसने भी यहाँ अकेले आने की हिम्मत की, वह या तो एक विशेषज्ञ था या मूर्ख था। लेकिन युनचे की उम्र का एहसास करने और उसकी गहरी ताकत का पता लगाने के बाद वह तिरस्कारपूर्वक हंसा और धीमी आवाज में कहा, यह एक और लापरवाह मूर्ख है। उसके धीमे उपहास के ठीक बाद जूनियर ब्रदर डिंग ने अचानक अपने बगल से धीमी हौंफते हुए युनचे की ओर इशारा किया और उत्तेजित होकर कहा, सीनियर ब्रदर सन, जल्दी, जल्दी, उसके दाहिने हाथ को देखो। यह एक बैंगनी है, एक बैंगनी स्थानिक वलय। उसके रोने के बीच में सन झोउ की नजर युनचे के दाहिने हाथ पर पड़ी।
फिर उसकी उंगली पर प्रकाश के बैंगनी धब्बे को देखा। वह बहुत देर तक उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका क्योंकि उसकी आंखों में लालच की गहरी भावना प्रकट हो रही थी। बैंगनी स्थानिक वलय, क्या ये हमारी स्थानिक वलय से बेहतर है? म्यू जियाओलंग ने अपने हाथ पर पीली स्थानिक अंगूठी उठाई और हैरान होकर पूछा। निसंदेह ये बेहतर है, और यह बहुत बेहतर है। कनिष्ठ भाई हान ने धीमी उत्तेजित आवाज में कहा, हमारी स्थानिक अंगूठी में केवल कुछ घन मीटर भंडारण स्थान है, जबकि बैंगनी स्थानिक अंगूठी में कई सैकड़ों घन मीटर भंडारण स्थान होता है, और इसकी कीमत 50 मिलियन पीले से अधिक है। गहन सिक्के। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हमारी पीली स्थानिक अंगूठी मशाल पकड़ सके। अपने पूरे जीवन में मैंने बमुश्किल ही कोई बैंगनी स्थानिक वलय देखा है। ये बंदा अवश्य ही किसी बड़े कुल का कोई शिष्य होगा। कौन जानता है कि उसकी बैंगनी स्थानिक अंगूठी में कितना अच्छा सामान है। सीनियर ब्रदर, क्या हमें? जूनियर ब्रदर हान ने अपने हाथ से काटने की नकल करते हुए कहा। सन झोउ के मन में लंबे समय से यही विचार था जब उसने बैंगनी स्थानिक वलय देखा। बैंगनी रंग की स्थानिक अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति न केवल ट्रू प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर पर था, वह अकेले यात्रा भी कर रहा था। यह व्यवहारिक रूप से ऐसा था मानो स्वर्ग ने एक बड़ी मोटी भेड़ को उनके पैरों पर गिरा दिया हो। यदि यह बाहर होता तो वह कोई भी अजीब विचार रखने की हिम्मत करना बंद कर देता, क्योंकि बैंगनी स्थानिक अंगूठी के मालिक का निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव होता। हालांकि मौत की इस बंजर भूमि में लूटपाट के कारण हर साल मरने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि गिनना मुश्किल था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसे यहाँ मारने से उन्हें कोई खतरा नहीं था। वह सुन झोउ सिर हिलाने ही वाला था कि म्यू जियाओलंग करीब आया और गुस्से में कहा, जूनियर ब्रदर हान, आपके मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? हम एक प्रतिष्ठित संप्रदाय से आते हैं, और हम प्रशिक्षण के लिए आए हैं, न कि दुष्ट डाकुओं की तरह हत्या करने और लूटने के लिए। यदि आप वास्तव में ऐसा करने का साहस करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से मास्टर को बताऊंगा। यदि मास्टर को इसके बारे में पता चला, तो वह निश्चित रूप से तुम्हें बेरहमी से दंडित करेगा। क्या पता, वह तुम्हें संप्रदाय से बाहर भी निकाल दे। सन झोउ की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जूनियर सिस्टर ने जो कहा वह सही है। वह सही है। कनिष्ठ भाई हान, आपके ऐसे घृणित विचार कैसे हो सकते हैं? इस मामले में जूनियर सिस्टर इसके लिए सहमत नहीं होंगी और न ही मैं। यदि आप वास्तव में उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको ब्लॉक करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। वरिष्ठ भाई सूर्य अभी भी सबसे समझदार हैं, म्यू जियाओलंग ने आराधना में कहा। जूनियर ब्रदर हान पीछे हट गए और शर्मिंदगी में कहा, सीनियर ब्रदर। जूनियर सिस्टर, गुस्सा मत होइए, मैं केवल अनाप शनाप मजाक कर रहा था, केवल मजाक कर रहा था। म्यू जियाओलंग की प्रशंसा प्राप्त करने पर सन झोउ की पीठ थोड़ी अधिक सीधी हो गई, और उसने ठंडे स्वर में कहा, हम नॉर्थ रिवर के नंबर 1 संप्रदाय प्रोफाउंड स्वॉर्ड फैक्शन से आते हैं, और कुछ भी करने में हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम यात्रा कर रहे हों, तो न केवल हमें कमजोरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए या दुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जब हमारा सामना कमजोरों से हो, तो हमें मदद करने के लिए भी पहल करनी चाहिए। इस युवा भाई की गहन ऊर्जा सच्चे गहन क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर है, फिर भी वह यहाँ अकेले ही आया है। ये बहुत खतरनाक है। इस समय हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। जब वे बात कर रहे थे, यूचे पहले ही उनके आसपास चल चुका था। सन झोउ ने 2 कदम आगे बढ़ाए
और धार्मिकता के साथ कहा, ये युवा भाई, मौत की बंजर भूमि में यह आपका पहली बार होना चाहिए, है ना? इस जगह पर अकेले आना बहुत खतरनाक है, तो हमारे साथ क्यों न आएं? हम सभी युवा हैं, इसलिए हम आसानी से संवाद कर सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हैं। युनचे ने उस पर एक नज़र डाली, उसकी आंखों की गहराइयों में छुपे लालच को देखकर। वह फिर खुद पर ठंडी हंसी हंसा और उदासीनता से दो शब्द कहे, कोई जरूरत नहीं। फिर बिना पीछे मुड़े वह आगे बढ़ता गया। टीच वरिष्ठ भाई सन ने केवल अपने जीवन के बारे में विचार करते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ाया। फिर भी यह व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। बस अपनी मौत का इंतजार करो। ये देखकर कि यूंचे ने वास्तव में इनकार कर दिया, जूनियर भाई डिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सन झोउ ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी हिल गईं और उसने यूंचे की पीठ की ओर देखा, हार मानने को तैयार नहीं था। म्यू शियाओलन के यहाँ होने पर उसने तुरंत यूंचे को मारने और उसे लूटने का विचार छोड़ दिया। उसने यूनचे को मैदान में खींचने की तैयारी कर ली थी, फिर यूनचे को अपने साथ अकेले यात्रा करने के लिए खींचने का मौका ढूंढा। उसे मारने के बाद वह इसे गहरे जानवरों के कारण हुई मौत के रूप में छिपा देगा और वह सफलतापूर्वक बैंगनी स्थानिक वलय प्राप्त कर लेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति अभी भी उसे अस्वीकार कर देगा। भले ही उसने जानबूझकर अपनी गहन शक्ति का खुलासा किया था, जो कि सच्चे गहन क्षेत्र के 9वें स्तर की थी, जब वह अभी बोल रहा था। सच्चे गहन क्षेत्र का चौथा स्तर, वह मेरे जैसा ही उम्र का दिखता है, लेकिन उसकी गहन शक्ति वास्तव में बहुत अधिक है। अभी सन झोउ के शब्दों के बारे में सोचते हुए म्यू शियाओलंग ने आश्चर्य से कहा, वह इतनी कीमती स्थानिक अंगूठी का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे निश्चित रूप से किसी बड़े संप्रदाय या कबीले से होना चाहिए। सन झोउ ने पलटकर तिरस्कारपूर्वक कहा, होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को मैं सबसे अधिक हेय दृष्टि से देखता हूँ वे बड़े संप्रदायों और कुलों के ये शिष्य हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी गहन शक्तियाँ सभी प्रकार की दवाओं द्वारा जबरदस्ती लाई जाती हैं और बिल्कुल भी दृढ़ नहीं हैं, हमारे विपरीत जो इसे चरण दर चरण विकसित करते हैं। हालांकि उसकी गहन ऊर्जा सच्चे गहन दायरे के चौथे स्तर पर है, अगर वह लड़ता है तो शायद वह छोटी बहन को भी हरा नहीं पाएगा। जैसे ही सन झोउ बोल रहा था, अचानक उसके पीछे काले जंगल से एक पीड़ादायक भेड़िया चिल्लाने लगा। इसके बाद एक विशाल नीला छायाचित्र अचानक काले जंगल से निकलकर सीधे 4 लोगों के समूह की ओर दौड़ पड़ा। यह नीला सिलहूट 3 मीटर से अधिक लंबा था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके पंजे स्टील के कांटों जैसे थे। इसकी पीठ गाढ़े भूरे रंग की थी और इसके पूरे शरीर से अत्यंत विक्षिप्त आभा झलक रही थी। चारों ने अभी अभी अपने हथियार उठाए थे और युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन जब उन्होंने हल्के नीले रंग का पूरा स्वरूप देखा, तो उनके चेहरे पर तुरंत भय के चरम भाव प्रकट हो गए। आयरनबैक ब्लू वुल्फ, क्या ये सच्चे गहन जानवरों का क्षेत्र नहीं है? एक आत्मा गहरा जानवर वरिष्ठ भाई कैसे दिखाई दे सकता है? हमें क्या करना चाहिए? तुम अभी भी यहाँ किस लिए खड़े हो? जल्दी करो, भाग जाओ। सुन झोउ ने जोर से दहाड़ते हुए सबसे तेज गति से भागते हुए म्यू शियाओलन को खींच लिया। आयरनबैक ब्लू वोल्व्स वास्तव में निम्न स्तरीय स्पिरिट प्रोफाउंड जानवर थे, और ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था जिसे वे चारों संभाल सकें। इसके पंजे और दांत, जो बढ़िया स्टील से भी अधिक तेज थे, आसानी से उनकी गहरी सुरक्षा और शरीर को फाड़ सकते थे। सन झोउ की तेज दहाड़ पर ऐसा लगा मानो डिंग और हान अपने सपनों से जाग गए हों। जब वे बुरी तरह पीछे की ओर भागे तो उन्होंने अजीब आवाजें निकालीं।
लेकिन उनकी गति आयरनबैक ब्लू वुल्फ से कैसे मेल खा सकती है? पलक झपकते ही आयरनबैक ब्लू वुल्फ ने जूनियर ब्रदर्स डिंग और हान को पकड़ लिया था। एक गुर्राहट के साथ आयरनबैक ब्लू वुल्फ के विशाल शरीर ने उन दोनों को फर्श पर गिरा दिया। एक ताली के साथ भेड़िए के पंजे उनके दोनों शरीरों में ऐसे चुभे जैसे वे टोफू हों। दोनों व्यक्तियों ने ऐसी चीखें निकालीं जो अत्यधिक भयभीत थीं और अपनी चेतना खो बैठे थे। जैसा कि उनकी आंखों के सफेद भाग से पता चल रहा था, यह अज्ञात था कि क्या यह अत्यधिक गंभीर चोटों के कारण था या वे सीधे बेहोश हो गए थे। वरिष्ठ भाई डिंग, वरिष्ठ भाई हान। उन दोनों की खून जमा देने वाली चीखों के कारण म्यू जियाओलिंग डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज के कारण आयरनबैक ब्लू वुल्फ की नजरें भी उस पर और सन झोऊ पर टिक गईं। धीमी गुर्राहट के साथ वह नीली बिजली की एक लकीर की तरह उन्मत्त रूप से उन पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी को बंद कर दिया। वरिष्ठ भाई, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? म्यू जियाओलिंग अपनी पूरी ताकत से भागी, लेकिन उसके पीछे मौत की भयावह आभा लगातार मंडराती रही। सन झोऊ ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि उनके और आयरनबैक ब्लू वुल्फ के बीच की दूरी पहले से ही 10 कदम से अधिक नहीं थी। उसे ठंडे पसीने आ गए। उसने अपने दांत भींच लिए और फिर जोर से चिल्लाया, छोटी बहन, पहले उसे रोको, मैं तुरंत तुम्हें बचाने के लिए किसी को भेजूंगा। ये कहते हुए उसने म्यू जियाओलिंग को हिंसक रूप से आयरनबैक ब्लू वुल्फ की ओर पीछे की ओर धकेल दिया, क्योंकि वह हताश होकर आगे की ओर भाग रहा था। बड़े भाई आप, म्यू जियाओलिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ खुद को बचाने के लिए सन झोऊ उसे आयरनबैक ब्लू वुल्फ की ओर धकेल देगा। वह फर्श पर गिर पड़ी और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। टकराना, गर्जन। आयरनबैक ब्लू वुल्फ द्वारा फाड़े जाने का एहसास कभी नहीं आया। अपनी निराशा के बाद उसने एक गगनभेदी आवाज और दयनीय चीखों की एक श्रृंखला सुनी। उसने धीरे से दोनों आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने शानदार कपड़े पहने एक युवक की पीठ का दृश्य था, जिसकी पीठ पर एक विशाल लोहे की तलवार थी, और आयरनबैक ब्लू वुल्फ पहले से ही 10 मीटर से अधिक दूर था, जमीन पर लंगड़ाकर लौट रहा था। यह वही था। उसकी पीठ देखकर उसे याद आया कि यह वही युवक है जो अभी-अभी चला आ रहा था। सन झोऊ जो भाग रहा था, उसने अपना सिर पीछे घुमाया और ये दृश्य देखा। एक पल के लिए उसने अपमानजनक अपमान की लहर भेज दी। यह आदमी, वह वास्तव में मौत की तलाश में है। कम से कम इसने पिताजी को भागने के लिए कुछ समय दिया। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग भी मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहता। आयरनबैक ब्लू वुल्फ जो दूर गिरा दिया गया था, तेजी से वापस ऊपर चढ़ गया। उसकी खून से सनी आंखें सीधे यूं चेको घूर रही थीं। वह और भी अधिक उन्मत्त आभा में विस्फोटित हुआ और गर्जना के साथ उसकी आभा दमघोंटू हो गई। वह 20 मीटर दूर से आकाश में उछलता हुआ आया। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए युनचे अचानक उछल पड़ा जब वह करीब आया और आयरनबैक ब्लू वुल्फ के ऊपर चला गया। अपनी पीठ से विशाल तलवार खींचते हुए वह एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गया। स्नैप। आयरनबैक ब्लू वुल्फ का नाम इस प्रकार रखने का कारण ये था कि इसकी पीठ लोहे की तरह सख्त थी, और यह इसके शरीर पर सबसे मजबूत रक्षात्मक क्षेत्र भी था। लेकिन यूचे की भारी तलवार के हमले के तहत उसकी स्टील जैसी रीढ़ एक तेज, स्पष्ट, कान फाड़ने वाली आवाज के साथ एक पल में टूट गई।